बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई, वो भी उस कोर्ट ने जिसे खुद शेख हसीना ने बनाया था। उस कोर्ट ने जो किसी दौर में शेख हसीना का राजनीतिक हथियार रहा। भारत में निर्वासित जीवन भुगत रही शेख हसीना को क्या भारत बांग्लादेश सरकार को सौंप देगा? क्या शेख हसीना को मिली सजाए मौत बांग्लादेश को गृह युद्ध के कगार पर ला छोड़ेगी? मोहम्मद यूनुस कब तक सत्ता में टिके रहेंगे? बांग्लादेश में चल रही इस बलवे के पीछे का असली खेल क्या है और इसके तार कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जाके जुड़ते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात शेख हसीना के खिलाफ आए सजाए मौत के फैसले की। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, हिंदी में बड़ा क्लिष्ट नाम लगता है, इंग्लिश में आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 453 पन्ने का एक फैसला पढ़ के सुनाया। 3 जजों की बेंच को यह फैसला पढ़ के सुनाने में 2 घंटे का वक्त लग गया। फैसले के आखिर में जब 2 आरोपियों को मौत की सजा देने का ऐलान हुआ तो पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जैसे इस फैसले का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा हो। आरोपी जिसे मृत्युदंड दिया गया था वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के निर्वासित प्रधानमंत्री, जी हाँ, पूर्व नहीं, निर्वासित प्रधानमंत्री, क्योंकि शेख हसीना ने जब बांग्लादेश छोड़ा था तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो इस हिसाब से वो आज भी बांग्लादेश की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रही हैं। वो भले ही निर्वासित हैं लेकिन बतौर हैसियत वो जो हैं प्रधानमंत्री ही हैं। उन शेख हसीना के खिलाफ जो है सजाए मौत का फैसला है। दुनिया के नक्शे पे आज़ाद बांग्लादेश की इबारत जिस शख्स ने लिखी थी, बंगबंधु मुजीबुर रहमान, उनकी बिटिया शेख हसीना के खिलाफ सजाए मौत का फैसला दिया गया। इसे सियासी उलटबाजी कहिए या फिर समय का चक्र। जिस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को 2009 में खुद शेख हसीना ने सत्ता में रहते हुए कायम किया था, आज वही कोर्ट उनके खिलाफ मौत की सज़ा सुना रहा है। लेकिन इस पूरे मसले की जड़ें जाती हैं 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक। 1971 में जिस समय पाकिस्तानी आर्मी स्थानीय बंगालियों पर अमानवीय अत्याचार कर रही थी, उसे एक स्थानीय संगठन की मदद हासिल थी। इस संगठन का नाम था रजाकार। रजाकार वैसे उर्दू का शब्द है, हिंदी में इसका मतलब होता है स्वयंसेवक, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं वॉलंटियर। ये संगठन मुख्य रूप से विभाजन के समय बिहार से जो मुस्लिम बंगाल गए थे, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उनका संगठन था। मुख्य रूप से वही जो बिहारी मुस्लिम हैं वो इस संगठन में हुआ करते थे। रजाकारों ने स्थानीय बंगाली आबादी के खिलाफ अत्याचार की सारी हदें लांघ दी थी। 2008 में जब शेख हसीना सत्ता में वापस आई तो उन्होंने तय किया कि 1971 के मुक्ति संग्राम में जो वॉर क्राइम हुए हैं उनमें शामिल लोगों के खिलाफ नए सिरे से मुकदमे चलेंगे। इसके लिए उन्होंने बनाई एक नई अदालत, नाम दिया इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। इसका इंटरनेशनल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय जो वॉर क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें से कई लोग जो हैं वो दूसरे देशों में जाके शरण ले चुके थे, छुपे बैठे थे। इस वजह से इसका नाम दिया गया इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। इस कोर्ट में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए और सजाएं सुनाई गई, इत्तेफाकन वो सब के सब लोग या उनमें से मेजोरिटी जो लोग थे वो शेख हसीना के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी थे। अब शेख हसीना अपने ही बुने हुए जाल में उलझ कर रह गई। आखिर शेख हसीना को किन आरोपों में सजा सुनाई गई, आइए पहले इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटे में जो है सुधार की मांग को लेके छात्र सड़कों पे उतर आए थे। कोटा सुधार से शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते शेख हसीना के शासन निरंकुशता और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हिंसक और राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया। ढाका, चटगांव सहित अनेक शहरों में प्रदर्शन हुए, राजशाही खुलना, कई जगहों पे हमने हिंसाएं भी देखी और सुरक्षा बल और सत्ताधारी पार्टी, खासतौर पे सत्ताधारी पार्टी जो आवामी छात्र लीग थी, उसके कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच में हिंसक झड़पें हुई और अगस्त आते आते स्थिति काबू से बाहर हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। आरोप लगे कि शेख हसीना की सरकार ने जानबूझ के हिंसा को भड़काया और पुलिस व अर्धसैनिक बलों को देखते ही गोली मारने जैसे आदेश भी जारी किए। आंदोलन इस कदर उग्र हो गया कि अंततः प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचा के भारत आना पड़ा। इस आंदोलन के दौरान लगभग 1400 लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है कि 1400 लोगों ने इस आंदोलन में जान गंवाई। शेख हसीना के बांग्लादेश से भारत आने के बाद में वहाँ एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया और एक वैक्यूम खड़ा हो गया सत्ता में। इस वैक्यूम को पूरा किया नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने, और वो अभी मुख्य सलाहकार के तौर पे बांग्लादेश की सत्ता को चला रहे हैं। लेकिन ये तख्ता पलट कोई छात्रों का लाया हुआ इनकलाब नहीं था।
उस समय दैनिक भास्कर के लिए इस नाजीज ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की थी। इस स्टोरी में खुलासा हुआ कि कैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पूरे प्रदर्शन को भड़काया और आखिर में ऐसे हालात पैदा किए कि शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़े। इसके पीछे की मुख्य वजह थी बंगाल की खाड़ी में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप जिसका नाम सेंट मार्टिन आइलैंड है। खैर, ये कहानी आपके ऊपर उधार रही, किसी और दिन सुनाऊंगा विस्तार से, लेकिन अभी फिलहाल शेख हसीना के निर्वासन की तरफ लौटते हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। उसके बाद शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला के खिलाफ ICT में मुकदमा शुरू हुआ। जून 2024 में कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। जुलाई 2025 में उनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए और नवंबर 2025 में इस मामले में फैसला सुनाए जाने की बात थी। लेकिन इसी दिन आवामी लीग ने बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए, लिहाजा फैसले की तारीख 13 से टाल के 17 नवंबर कर दिया गया। लेकिन हसीना के खिलाफ असल में आरोप थे क्या? ICT में चले मुकदमे में शेख हसीना, असदुज्जमा और चौधरी अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ 5 आरोपों में उनको दोषी पाया गया है। पहला आरोप है हत्या का प्रयास, यातना, अन्य अमानवीय कृत्य का आरोप उनके ऊपर लगा है और ये भी कहा गया है कि ये तीनों नागरिकों के खिलाफ किए गए इन अपराधों को रोकने में नाकामयाब रहे और साथ ही इन्होंने इन अपराधों को बढ़ावा भी दिया। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खां कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला ने निर्दोष निहत्थे लोगों पर गंभीर और सिलसिलेवार हमले करवाए। ये भी आरोप है कि इन हमलों में सरकारी एजेंसियों के साथ आवामी लीग के लोग भी शामिल थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आवामी लीग का जो छात्र मोर्चा था वो बड़ा शामिल रहा पूरे के पूरे प्रदर्शन में, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करने में। हमने उस समय जब वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने खुद आंखों देखा हाल जो है उस समय लिखा भी था। दूसरा आरोप था कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए घातक बल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन का इस्तेमाल करने के आदेश दिए। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खां कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला को ये निर्देश मिले थे कि वो सुरक्षा बलों के माध्यम से पूरे के पूरे जो प्रदर्शन है उसको रोकने का प्रयास करें। ये जो आरोप शेख हसीना पे लगे, इन आरोपों के तहत उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीसरा आरोप है कि 16 जुलाई 2024 को रंगपुर में शेख हसीना के कहने पर असदुज्जमा और चौधरी अब्दुल्ला ने प्रदर्शनकारी छात्र अबू सईद पर पुलिस की गोलियां चलवाकर उसकी हत्या करवा दी। चौथा आरोप है कि 5 अगस्त 2024 को ढाका के चखरपुर इलाके में 6 छात्रों को गोली मार के हत्या कर दी। आरोप यह भी है कि शेख हसीना के भड़काऊ आदेशों का पालन करते हुए असदुज्जमा खां और चौधरी अब्दुल्ला ने ये कार्रवाई करवाई और बाद में सबूत मिटाने के लिए इन शवों को जला भी दिया। पांचवा आरोप है कि 5 अगस्त 2024 को अशुलिया में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 5 शव उसमें भी जलाए गए। छठा व्यक्ति जो कि जिंदा था उसे जीवित जला दिया गया। इन आरोपों में शेख हसीना और असदुज्जमा खां को मौत की सज़ा सुनाई दी गई है। कोर्ट ने चौधरी अब्दुल्ला पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्होंने जुर्म किया है वो सज़ा के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ के प्रति जो है नरमी बरती जा रही है। इसकी वजह है कि चौधरी अब्दुल्ला सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने अपने किए पर माफ़ी भी मांग ली। खास बात यह है कि इस पूरे मुकदमे में न तो शेख हसीना देश में मौजूद थी, न असदुज्जमा अपना पक्ष रखने के लिए ही बांग्लादेश में मौजूद थे। तख्ता पलट के बाद में जो तख्ता पलट बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त 2024 में हुआ था, उसके बाद दोनों लोग राजनीतिक शरण लेने के लिए भारत आ गए थे। जबकि पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला जो हैं वो अभी बांग्लादेश में थे, तो उनके सामने माफ़ी मांगने और अपना गुनाह कबूल करने और सरकारी गवाह बनने के अलावा कोई चारा वैसे भी नहीं रह जाता। इतनी बात हम लोग भी समझते हैं। फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटे बाद बांग्लादेशी सरकार ने शेख हसीना और असदुज्जमा खान के जो है प्रत्यार्पण की मांग जो है भारत के सामने रख दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण या ICT मतलब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के भगोड़ी शेख हसीना और असदुज्जमा खां कमाल जो हैं, जो पूर्व गृह मंत्री थे, दोनों दोषी करार पाए गए हैं। मानवता के खिलाफ अपराधों में इनको दोषी करार पाया है कोर्ट ने। और इन व्यक्तियों को कोई देश अगर शरण देता है तो उसे एक अनफ्रेंडली बिहेवियर माना जाएगा और ये न्याय की अवमानना होगी के तौर पे लिया जाएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कुल मिला के कहा कि भारत को कि अगर आप नहीं देते हैं तो हम इसको जो है एक अच्छा फ्रेंडली जेस्चर नहीं मानेंगे, हम इसको एक अनफ्रेंडली जेस्चर मानेंगे। उन्होंने एक बयान में उन्होंने आगे लिखा है कि हम चाहते हैं कि भारत की सरकार दोनों दोषियों को फ़ौरन बांग्लादेश के अधिकारियों को सौंप दे। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि जो है वो पहले से मौजूद है और भारत के ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि अगर बांग्लादेश में कोई आदमी किसी भी केस में अपराधी पाया गया है तो भारत की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको बांग्लादेश को सौंप दें। लेकिन मामला अभी ये इतना सीधा है नहीं।
फैसला आने के बाद शेख हसीना ने भी प्रेस में एक बयान जारी करके कहा कि उनके खिलाफ जो ये पूरा का पूरा फैसला सुनाया गया है उसमें एक मर्डरस इंटेंट दिखता है, यानी एक हत्या का इंटेंट, एक हत्या की एक साजिश उनको नज़र आती है। और पूरा का पूरा मामला जो है वो धांधली से उसको वो फैसला दिया गया है, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं। ऑब्वियसली वो बांग्लादेश की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ एक ऐसी सरकार और एक ऐसा न्यायालय फैसला सुना रहा है जिसको ना तो जनता का वोट हासिल है, ना ही वो किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट होकर आई हैं। वो तख्ता पलट के बाद में एक तरीके से जो स्थितियाँ बनी उसमें उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया है। भारत ने इस मामले में वैसे भी अपनी स्थिति पहले से ही साफ कर रखी थी और इस मुकदमे में जो फैसला आया है जिसमें शेख हसीना को सजाए मौत मिली है वो बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पे आया है, ऐसी ही हम उम्मीद कर रहे थे। और भारत किसी भी हालत में शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यार्पित नहीं करने वाला है। भारत का वैसे भी आधिकारिक जो बयान है उसको मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि ये समझा जा सके कि डिप्लोमेसी में खिलाफ होते हुए भी खिलाफ नहीं कैसे दिखा जाता है। तो भारत ने जो अपना आधिकारिक बयान जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया है उसमें यह कहा है कि भारत बांग्लादेश की जो जनता है एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते उसके जो बेस्ट इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं वही करेगा। कुल मिला के भारत ने सीधे तौर पे ये नहीं कहा कि वो प्रत्यार्पित नहीं करेगा शेख हसीना को, लेकिन साथ ही ये साफ भी कर दिया कि क्योंकि ये फैसला जो है वो बांग्लादेश की जनता के हितों में नहीं है भारत के अनुसार, तो ये प्रत्यार्पण नहीं करने जा रहा है। इसके बाद में बांग्लादेश सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है जो कि अंतरिम सरकार है, वो उसने कई तरीके के कदम उठाने का फैसला किया है। वो इस पूरे के पूरे भारत के रवैये के खिलाफ इंटरपोल में जाके अपील कर रही है। इसके अलावा वो यूनाइटेड नेशंस में भी इस पूरे के पूरे मामले को ले जाके उसके खिलाफ अपील करने का विचार बना रही है। लेकिन हम जानते हैं कि पूरी पूरी कवायद का नतीजा जो है वो सिफर रहने वाला है। लेकिन शेख हसीना के खिलाफ आया सजाए मौत का फैसला एक तरीके से उनके लिए जीवन दान भी साबित हो सकता है। अगस्त 2024 के तख्ता पलट के बाद लगभग किनारे लगा दी गई आवामी लीग एक बार फिर से सड़कों पर है, मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस घोषित रूप से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के आदमी माने जाते हैं, ये ओपन सीक्रेट है। उन्होंने फरवरी तक नए चुनाव करवाने की बात कही है। फिलहाल वो इसे टालने में लगे हुए हैं। इसके उलट बांग्लादेश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या BNP जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रशिया की खुफिया एजेंसियों के बीच में रस्साकसी का अखाड़ा बना हुआ है। ISI ने खास तौर पे पिछले दौर में बांग्लादेश में अपनी पकड़ जो है तेज़ी से मजबूत की है। ISI ने 1 ब्रिगेडियर, 4 कर्नल सहित दर्जन भर अफसरों की एक पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट अभी हाल ही में बांग्लादेश में की है। ISI ने सबसे बड़ा काम तख्ता पलट के बाद में ये किया कि ISI ने जमातुल अंसार फिल हिंद सरकिया, जिसको सरकिया ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, हिफाजत इस्लाम, जमात मुजाहिदीन, हिजबुल तहरीर और रोहिंगा सल्वेशन आर्मी को एक ग्राउंड पे ले आई है ISI वहाँ पे। और इन सब संगठनों को ISI फिलहाल जमात इस्लामी की छतरी के नीचे काम करवा रही है। इस पूरे के पूरे सिलसिले के जो पहले संकेत हैं वो जनवरी 2025 में मिलते हैं। जनवरी 2025 में बांग्लादेशी आर्मी के मेजर जनरल कमरुल हसन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन पहले पाकिस्तान जाता है। इस डेलीगेशन को वहाँ आसिम मुनीर से मिलाया जाता है और बाकी भी जो पाकिस्तान के टॉप आर्मी ब्रास है उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाती है। इसके तुरंत बाद ISI के एक मेजर जनरल लेवल के अधिकारी शाहिद आमिर जो हैं वो आते हैं, उनके नेतृत्व में एक जो डेलीगेशन जो है वो बांग्लादेश आता है। इसको जो है भारत की सीमा से सटे हुए जो सेंसिटिव इलाके हैं उसका भी इस पूरे के पूरे डेलीगेशन को दौरा कराया जाता है। इसके तुरंत बाद फरवरी 2025 में जैश और लश्कर के साथ साथ हमास के कुछ जो आतंकी लीडर हैं उनका एक डेलीगेशन बांग्लादेश भेजा जाता है पाकिस्तान से। ये डेलीगेशन जो है यहाँ पे जमात, हिफाजत, JBT, ABT सहित जो अन्य रेडिकल और आतंकी संगठन हैं उनके साथ में बैठक करता है, उनके साथ मीटिंग करता है और एक कॉमन ग्राउंड बनाने की बात कही जाती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अगर माने तो ISI जमात के साथ मिल और जो इसका टेरर प्रॉक्सी नेटवर्क है जो ISI ने खड़ा किया है इस दौर में, उसके जरिए जो है बांग्लादेश में एक अल्टरनेट तख्ता पलट का भी प्लान लगातार कर रही है। फिलहाल बांग्लादेश के हालात ये हैं कि एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ मौत की सज़ा सुना के उनकी पार्टी को जो 3 महीने बाद में जो संभावित चुनाव है जिनकी ये भी संभावना कि ना भी हो, उन संभावित चुनावों में किनारे लगा दिया गया है।
ये आपको एकदम इमरान खान की याद दिलाएगा कि जिस तरीके से इमरान खान को चुनाव से ठीक पहले जेल में डाल दिया गया और उनकी पार्टी को जो है वो सिंबल नहीं दिया गया, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई, और जो वहाँ पे पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो नुमाइंदे थे, जो उसके जो उम्मीदवार थे, उनको बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो ये लगभग यही हालात जो है आईएसआई जो है पाकिस्तान की तरह ही के तर्ज पे ही बांग्लादेश में भी पैदा कर दे रही है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी पार्टी जो आवामी लीग के बाद में बांग्लादेश में बसती है, बीएनपी, वो उसके खिलाफ जो है जमात जो है एक तरीके से हथियारबंद राजनीतिक फोर्स के तौर पे पूरे के पूरे बांग्लादेश में उभर रही है। और बीएनपी के लिए अकेले इस जो हथियारबंद फोर्स जो जमात इस्लामी के तौर पे उभर रही है, उसका मुकाबला कर पाना वो बहुत संभव दिखाई नहीं दे रहा है। आईएसआई आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से जमात के लिए सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने में लगी हुई है, ताकि भारत की पूर्वी सीमा पर एक कट्टर इस्लामी सरकार को तख्ते पे बैठाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो आईएसआई अपने टेरर नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश को खाना जंगी या गृह युद्ध में झोंकने से गुरेज नहीं करेगी। अब ये बांग्लादेश में अगर इस तरीके का टर्मोइल उठता है, क्योंकि जिस तरीके का इस्लामीकरण जो है तेज़ी से आईएसआई वहाँ पे कर रही है, ये हमारे लिए भी कोई अच्छे संकेत नहीं है। 1971 का में जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसकी सबसे बड़ी मार्के की बात थी कि वो पूरा का पूरा आंदोलन जो है, वो पूरा का पूरा जन आंदोलन वो बंगाली अस्मिता के आधार पे लड़ा गया था। और उसने जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी, जिसमें वो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो दो अलग अलग नेशन है, उसके भी धज्जियां उड़ा दी थी। क्योंकि बांग्लादेश का जो विघटन हुआ पाकिस्तान से, उसने ये बताया कि सिर्फ जो है धार्मिक पहचान के आधार पे राष्ट्र या देश या नेशन या कौमें नहीं बनती हैं, वो बनती हैं जो स्थानीय पहचान, भाषाएँ और कल्चर के आधार पर। तो बांग्लादेश का जो विभाजन है पाकिस्तान से, वो इसी आधार पे भी बहुत मानीखेज है और उसको मार्के की तरह लिया जाता है। लेकिन आईएसआई के लिए ये एक तरीके से बेइज्जती का धब्बा है, और आईएसआई इस बार जो है बंगाली पहचान की जगह बांग्लादेश को फिर से एक इस्लामी पहचान उड़ाने की कोशिश में लगी हुई है। शेख हसीना के जाने के बाद में हम लोग लगातार देख रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्लामीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, और कट्टरपंथी इस्लामीकरण जो है उसके जो है बार बार मुजाहरे हमको सड़कों पे, बाज़ारों में देखने को मिलते हैं। अभी बार बार आप देखेंगे इस किस्म के वीडियो जिसमें माइनॉरिटी से संबंध रखने वाली जो महिलाएं हैं, वो बिना हिजाब के अगर बाहर जा रही हैं तो उनको घेर लिया जा रहा है, उनसे माफ़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, उनको बोला जा रहा है कि हिजाब पहनिए। और जो माइनॉरिटी के जो पूजा स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो चर्च हैं, उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। और चिटगांव में तो अभी लगातार जो वहाँ के आदिवासी हों, जो मुख्य तौर पे बौद्ध और क्रिश्चियन हैं, उनके खिलाफ हिंसाएँ भी हुई हैं, और जिसमें बांग्लादेशी आर्मी खुद जो है शामिल रही है। तो शेख हसीना के जाने के बाद में जो एक बांग्लादेश जिसको एक माना जाता था कि एक सेकुलर नेशन है, जिसको ये माना जाता था कि जो तेज़ी से आर्थिक तरक्की कर रहा है, उसके वो अब इस्लामीकरण के पूरे एक चक्र में, या ऐसा कहेंगे दुष्चक्र में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश में आईएसआई की बढ़ती दखल जो है वो भारत के पूर्वी मोर्चे पे परेशानी का सबब बन सकती है। क्योंकि भारत जो है, भारत और बांग्लादेश के साथ में जो लैंड डिस्प्यूट है वो कब का सेटल हो चुका है। एक ऐसी भारत के साथ में और बांग्लादेश के साथ में एक खास बात यह है कि हमारे सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है। बांग्लादेश को पता है कि वो उसका इलाका कौन सा है, भारत को पता है कि उसका इलाका कौन सा है, और वो जो है बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो नहीं बचा है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो अगर बांग्लादेश में जो आईएसआई की प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ती है, तो जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, इसके अलावा बंगाल जो पश्चिमी बंगाल हमारा बड़ा राज्य है, वहाँ पे अगर आईएसआई अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए, अपने आतंक के जो प्रॉक्सी नेटवर्क है उसके जरिए एक अस्थिरता का माहौल कायम करने की कोशिश करती है, अगर आतंकवादी कुछ कार्रवाइयाँ करती है, तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक चिंता का विषय बनता है। और इस वजह से हमको ये लगता है कि बांग्लादेश में जो भी छोटा से छोटा डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसके ऊपर हमारी पैनी नज़र रहनी चाहिए, ताकि हमको ये समझ में आ सके कि वहाँ पे आईएसआई क्या कर रही है, वहाँ के राजनीति और पावर स्ट्रगल में क्या चल रहा है, और उसमें भारत का हित कहाँ बनता है। तो इस वजह से हमने आपको इस पूरे वीडियो में ये जानकारी दी, और हमने ये कोशिश की कि आपको सारे डिटेल में, सारी तफसील में सारी बात बताएं, और ये भी समझाएं कि क्यों जो है शेख हसीना को जो मिली फांसी की सज़ा है, और उसको, और बांग्लादेश में जो आईएसआई की पकड़ है, और जो अभी जो करंट जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हैं, उनको अलग करके देखना जो है वो ठीक नहीं होगा। ये सब एक ही
सिलसिले एक ही कड़ी का हिस्सा हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको बहुत हौसला देता है, हमको बहुत हिम्मत देता है ग्राउंड रिपोर्ट्स करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए। मेरा नाम है विनय सुल्तान। कैमरे के पीछे इस पूरे के पूरे वीडियो को उतारा था हमारे साथी मोहित ने। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।